हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए फ़िलहाल की ही एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसके बारे में शायद आपको पता ही होगा, लेकिन हम आपको जो बताने वाले हैं शायद आप में से कम ही लोग जानते होंगे। ये कहानी पिछले समय में इतनी सुर्खियों में नज़र आई कि हर जगह इसी का ही चर्चा है। तो आज हम आपके लिए सारी जानकारी इकट्ठे करके जो कहानी लेकर आए हैं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे लिव इन पार्टनर की जिन्होंने प्यार की पूरी दास्तान ही को बदल कर रख दिया। जैसा कि आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि मीरा रोड मुंबई केस हर न्यूज़ चैनल्स और अखबारों में छाया हुआ है। आज हम इन्हीं के बारे में आपको बताने वाले हैं कि इनकी प्रेम कहानी क्या थी, कि आखिर इतने साल से एक साथ में रह रही पार्टनर को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, और इस कत्ल की बड़ी वजह क्या थी, किस इंसान का यहाँ कत्ल हुआ और उस कत्ल के बाद उसके प्रेमी ने क्या किया, सब कुछ आपको बताएंगे। तो इस कहानी को पूरा जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना महाराष्ट्र प्रदेश के मुंबई के मीरा रोड की है। मीरा रोड में ही आकाशदीप नाम की एक सोसाइटी है। उस सोसाइटी के 7वें फ्लोर पे फ्लैट नंबर 704 में एक खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया, और इस घटना को अंजाम देने वाले का नाम मनोज साहनी है। और जो मनोज है उसकी उम्र 56 साल है, और 56 साल का हो गया लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं की। तो मनोज ने शादी क्यों नहीं की, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो आगे आपको इस वीडियो में पता चलेगी। इसके बाद शायद आप सोचते होंगे कि ये काम क्या करता था, तो हम आपको बता दें कि वो बोरीवली के एक राशन की दुकान पर काम किया करता था। वहाँ से जो उसकी सैलरी आती थी, उस सैलरी में मीरा रोड के जिस फ्लैट में वो रह रहा था उसमें उसका किराया नहीं दे सकता था। तो आखिर मनोज के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा था कि वो एक साथ दो जिंदगी कमरा नंबर 704 में पल रही थी। और एक राशन की दुकान पे काम करने वाला व्यक्ति इतना अमीर कैसे था? हमने उसके बारे में और पता किया तो पता चला कि उसके पास एक फ्लैट भी है। इस केस में बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है। दरअसल मैं आपको बताऊं, मनोज जिस फ्लैट में रेंट पे रहता था उसका रेंट है 10,000 रुपये, और जिस राशन की दुकान पर वो काम करता था वहाँ से उसकी सैलरी आती थी 5,000 रुपये। कमाई कम कर रहा है और खर्च उसके बहुत ज़्यादा है। 10,000 रेंट है और उसके अलावा कितना खर्चा होगा उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। उसके पास एक गाड़ी भी थी। तो इतने पैसे कहाँ से आए? तो हम आपको ये बता दें कि मुंबई में ही बोरीवली एक जगह है जहाँ पे उसका एक खुद का फ्लैट है। फ्लैट नहीं बल्कि रेजिडेंसी का नाम कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उस रेजिडेंसी का नाम है साने रेजिडेंसी। उसमें 4 फ्लैट हैं, चारों मनोज के रिश्तेदारों के नाम है। उनमें से एक फ्लैट मनोज के नाम भी है, जिससे उसका मंथली रेंट जो आता है वो 35,000 रुपये है। तो ये बात समझ में आ गई। 35,000 रुपये किराया और 5,000 उसको राशन की दुकान से मिलता था, और ऐसे ही उसका खर्च चल पाता था। साल 2012 में उसके पिता की मौत हो जाती है, और उसी के 2 साल बाद यानी कि 2014 में उसकी माता भी दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। ये उसके बाद बिल्कुल अकेला हो जाता है। अब वो फ्लैट उसके नाम पे हो जाता है और उस फ्लैट को रेंट पे देकर वो चला आता है मीरा रोड। और उसकी पढ़ाई के बारे में जान लेते हैं कि उसने पढ़ाई कहाँ तक की थी। तो हम आपको बता दें कि उसने ITI किया हुआ था। साल करीब 2008 में एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसे शरीर में खून की कमी हो गई थी। डॉक्टरों ने उसे खून चढ़ाया और फिर वो ठीक हो गया, और कुछ दिनों के बाद उसकी तबीयत फिर खराब हो गई। फिर जब वो डॉक्टरों के पास अपना इलाज कराने गया तब डॉक्टरों ने कुछ जांच कराने को कहा। जब उसने जांच कराई तब उसकी रिपोर्ट में सामने आया कि उसे एड्स हो गया है। इसीलिए उसने अभी तक शादी नहीं की थी। लेकिन जब वो उस राशन की दुकान पर काम करता था उसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम सरस्वती वैद्य था। उसकी उम्र 32 वर्ष थी। सरस्वती अक्सर उसकी दुकान पर सामान लेने आया करती थी, और इसी कारण उन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी और वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। सरस्वती के घर में उसकी 3 बहनें थीं, और वो मूल रूप से वो लोग औरंगाबाद के रहने वाले थे। कुछ समय पहले कुछ विवादों के कारण उसकी माता पिता एक दूसरे से अलग रहने लगे थे। फिर वो और उसकी बहनें अपनी माँ के साथ रहने लगी थीं, जहाँ उसके पिता उन लोगों के साथ नहीं रहते थे। जब उसके माँ की भी मृत्यु हो गई तो वो चारों बहनें अहमदनगर के एक अनाथ आश्रम में रहने लगी थी। मनोज अक्सर सरस्वती के लिए मिठाइयाँ, कपड़े वगैरह लेकर उसके अनाथ आश्रम में जाया करता था। वो उसके साथ रह रही और लड़कियों के लिए भी सामान लेकर जाया करता था। वो जब 18 साल की हो गई यानी बालिग हो गई, तब वो 4 साल अपनी बहन के साथ औरंगाबाद में रही,
और 4 साल औरंगाबाद रहने के बाद मनोज शाह ने सरस्वती को अपने मीरा रोड वाले फ्लैट में लाया और अब वे दोनों एक साथ लिव इन में साथ रहने लगे। सरस्वती क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी तो मनोज खुद उसे अपने घर पर ही मैथ्स वगैरह पढ़ाया करता था। वो सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ी थी, वो आगे और पढ़ना चाहती थी। अनाथ आश्रम में रहकर वो और ज़्यादा पढ़ नहीं पाई थी तो मनोज उसे खुद घर पर ही पढ़ाता था। जब पुलिस उसके अंदर घर में दाखिल हुई थी तो वहाँ पर एक वाइट बोर्ड भी देखा गया था जिसपे मैथ्स के कुछ सवाल भी लिखे गए थे। 8 साल से साथ रह रहे थे। मनोज का कहना था कि वो लड़की मुझे मामा कहती थी और मैं उसे बेटी कहता था, लेकिन पुलिस का ये मानना है कि उन दोनों में अवैध संबंध थे। वे दोनों पति पत्नी की तरह एक साथ रहते थे। उसी आकाशदीप सोसाइटी के 7वें फ्लोर के एक लड़के जिसका नाम सोमेश श्रीवास्तव है, उसे 6 जून 2023 को एक बदबू का एहसास होता है। वो अपनी माँ से इस बारे में कहता है कि लगता है हमारे फ्लैट में कोई चूहा मर गया है। उसकी माँ और वो दोनों मिलकर अपने फ्लैट की सफाई करते हैं और वो लड़का अपने ऑफिस चला जाता है। शाम को जब वो लौटता है तो पाता है कि वो दुर्गंध अभी भी आ रही थी, बल्कि अब तो और भी तेज आ रही थी। अब वो लोग उस बदबू से काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वे लोग उस फ्लोर के सभी फ्लैट के लोगों से इस बारे में बात करते हैं। वे सभी अपने अपने फ्लैट की सफाई करते हैं, लेकिन अगले दिन भी वो बदबू कम नहीं होती, बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाती है। तब वो सोमेश मनोज के फ्लैट के पास जाता है और मनोज का दरवाज़ा खटखटाता है। अंदर से कोई दरवाज़ा तो नहीं खुलता और वहाँ से एक आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि कोई अंदर दरवाजे के पास रूम फ्रेशनर छिड़क रहा है और अब तेज़ खुशबू आने लगती है। वो कुछ समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये मामला क्या है। वो वापस पलट कर जाने लगता है और जैसे ही वो कुछ दूर जाता है वैसे ही उस रूम नंबर 704 का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे वो फिर पलटता है। वो देखता है कि मनोज शाह ने अपने फ्लैट से कहीं बाहर जा रहा है। वो जल्दी से उसके पास आता है और उससे कहता है कि ये बदबू कैसी है। 2 दिन से लगातार ये बदबू आ रही है। मनोज कहता है कि कौन सी बदबू, मुझे तो नहीं आ रही। उमेश हैरान होता है कि इतनी बदबू आ रही है और इसे कुछ पता नहीं। खैर वो कहता है कि शायद आपके फ्लैट में ही कोई चूहा मरा होगा, क्योंकि हम सब लोगों ने अपने अपने फ्लैट को चेक कर लिया है, तो शायद ये बदबू आपके ही फ्लैट से आ रही है। मनोज उसकी बातों को उतना सीरियसली नहीं लेता और कहता है कि ठीक है, अभी मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम को आकर चेक करता हूँ कि क्या बात है। और वो टाल मटोल करके वहाँ से चला जाता है। इतना तो वो 7वें फ्लोर के लोगों को पता चल ही गया था कि ये हो ना हो ये दुर्गंध मनोज के फ्लैट से आ रही थी। उन्हें कुछ शक होता है। उन्हें ये भी पता था कि उनके साथ उनकी पत्नी सरस्वती भी इसी फ्लैट में रहती थी। उन्होंने नोटिस भी किया था कि कुछ दिनों से उन्हें दिखाई भी नहीं दी हैं। उन लोगों का शक गहरा जाता है। उन्हें आभास होता है कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मनोज का रवैया और उसके फ्लैट से आती हुई दुर्गंध ने उन लोगों के कान खड़े कर दिए थे। अब तक तो बदबू और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब वे लोग पुलिस को बुलाने का फैसला करते हैं। मीरा भयंदर पुलिस को जैसे ही फ्लैट में बदबू आने की सूचना मिलती है वो तुरंत इस अपार्टमेंट में पहुंचती है। उस कमरा नंबर 704 में ताला लगा था। किसी तरह पड़ोसियों की मदद से ताला तोड़वाया जाता है और जैसे ही पुलिस और पड़ोसी अंदर एंटर करते हैं तेज बदबू आती है। कुछ पुलिस वाले तो फौरन बाहर आ जाते हैं और फिर रुमाल वगैरह से अपने मुंह नाक को ढककर उस फ्लैट में दोबारा प्रवेश करते हैं। फ्लैट में घुसते ही हाल होता है, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वो बेडरूम में जाते हैं। वहाँ कोने में एक वुड कटर मीडियम साइज का रखा हुआ मिलता है। उसी कमरे के बेड पर कई ब्लैक पॉलीथीन रखी हुई होती है और किसी लेडी का बाल यानी कि चोटी अलग से उस कमरे में लटकी हुई थी। जब वे किचन में जाते हैं तो वहाँ का मंजर देखकर पुलिस समेत पड़ोसियों के भी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। किचन में 2 बाल्टियाँ जिसमें भर भर के खून और छोटे छोटे मांस के टुकड़े थे। एक टब भी था, उसमें भी मांस के टुकड़े थे। वहीं सिंक पर एक प्रेशर कुकर रखा हुआ था जिसमें कुछ मांस के टुकड़ों को उबाला गया था। मिक्सी जार में भी मांस के टुकड़ों को पीसने की कोशिश की गई थी। एक पुलिस वाला जब बाल्टी रखे हुए मांस के टुकड़ों को गौर से देखता है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। वहाँ उस बाल्टी में एक इंसानी टांगे थी जो कटी हुई थी। अब पुलिस को ये समझते देर न लगी कि ये मांस के टुकड़े किसी इंसानी शरीर के टुकड़े हैं। वहीं इसी दौरान जब पुलिस फ्लैट नंबर 704 की छानबीन कर रही थी तभी नीचे मनोज आ जाता है। जब वो लिफ्ट पे चढ़कर ऊपर आता है तब वो देखता है कि उसका फ्लैट खुला है और ढेर सारे लोग और पुलिस उसके फ्लैट के बाहर भीड़ लगाए हुए हैं। वो उल्टे पांव वहीं से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक पुलिस और कुछ लोगों ने उसे देख लिया था और पुलिस उसे तुरंत दबोच लेती है। उसे पकड़कर अंदर फ्लैट में लाया जाता है और अब पुलिस उससे पूछती है कि ये किसकी लाश के टुकड़े हैं। वो बताता है कि ये मेरे साथ रह रही 32 वर्षीय महिला सरस्वती वैद्य की लाश है।
पड़ोसियों से भी पूछताछ की जाती है। तफ्तीश में पता चलता है कि स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो गली के आवारा कुत्ते थे, वे कई दिनों से ज़्यादा शोर शराबा नहीं कर रहे थे। उनका पेट कुछ दिनों से भरा भरा था और पड़ोसियों ने बताया कि ये कपल किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। और हमने कुछ दिन से उस मनोज साहनी को एकदम सुबह सुबह ब्लैक पॉलीथीन में कुछ रख कर ले जाते हुए देखा था और कुत्तों को खिलाते हुए भी देखा था। दरअसल लिव इन में रह रहे ये कपल करीब 3 सालों से इस बिल्डिंग के 7वें महले के फ्लैट, जिसका नंबर 704 है, में रहते थे। मनोज का कहना है कि सरस्वती को शक हो गया था कि उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, इसीलिए उन दोनों के बीच झगड़े होने लगे थे। और पिछले 3-4 दिन पहले भी उन दोनों के बीच इसी बात को लेकर ज़बरदस्त झगड़ा हुआ, जिस पर मनोज को बहुत गुस्सा आ गया और उसने सरस्वती का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। अब गुस्से में हत्या तो कर दी थी, लेकिन उसकी लाश का अब क्या करे, इसीलिए उसने अपने साथ रह रही महिला की लाश को काटने का प्लान बनाया। उसने वुड कटर से उसकी लाश के कई टुकड़े किए। करीब 3 दिनों से वो उसकी लाश के टुकड़ों को काली पॉलीथीन में भरकर उसी इलाके के रेलवे ट्रैक के पास एक ड्रेनेज बनी है, वहीं पर फेंकता था। जब बदबू बढ़ने लगी तब उस मानव अंग के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबालने लगा, जिससे उसकी बदबू कुछ कम की जा सके। और जब वो इस पके हुए मांस के टुकड़ों को कहीं फेंके तो लोग कंफ्यूज हो जाएं कि ये मानव अंग के टुकड़े हैं या किसी जानवर के। वो उन अंगों को ठिकाने लगाने के लिए उसे मिक्सी में भी पीसता था और कुछ हिस्सों को उसने टॉयलेट में फ्लश भी कर दिया था। पिछले 3 दिनों से वो उसे मारकर काट रहा था, छोटे छोटे हिस्सों में बाकायदा हर एक हिस्से को ठिकाने लगाने की कोशिश जारी थी। मकसद ये था कि आसपास के लोगों को ये भनक न लगे कि उसने अपने लिव इन में साथ में रहने वाली महिला को मार डाला है। वो समझ गया था कि अब बदबू तो फैलेगी, इसीलिए उसने बाकायदा एक एक हिस्से को उबाला, उसे मिक्सी में भी पीसा और गली के कुत्तों को भी खिला दिया। कुछ हिस्सों को उसने फेंक दिया। उसने उस लाश के अंगों को ठिकाने लगाने के लिए कई हथकंडे अपनाए। तो इस कमरे नंबर 704 की जो ये मिस्ट्री है वो बड़ी ही अजीबो गरीब है। पड़ोसियों को कहना था कि जो ये लोग थे, हम तो इनके नाम भी नहीं जानते थे, वो किसी से जल्दी घुलते मिलते नहीं थे, हमें उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं, बस इतना पता था कि वे दोनों लिव इन में साथ रहते थे। वो आसपास के लोगों से भी बात नहीं करते थे। वो तो जब बदबू आना शुरू हुई तब हमें लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने खटखटाना शुरू किया। जब पुलिस आ धमकती है तब खुलासा हुआ कि ये पूरा मामला तो श्रद्धा मर्डर केस से मिलता जुलता था, या यूँ कहें कि उससे भी ज़्यादा क्रूर और खौफनाक है, क्योंकि अपने साथ रहने वाली महिला साथी को कोई कैसे मारता होगा, काटता होगा, कुकर में पकाता होगा और फिर मिक्सी में पीस कर कुत्तों को भी खिलाता होगा। पुलिस का अनुमान है कि हो सकता है कि वो खुद भी उसे खाता हो, वो आदमखोर हो। मनोज साहनी पुलिस से कहता है कि गुस्से में ये कत्ल मेरे हाथों हो गया, लेकिन क्या ये कहना सही होगा? अगर मान लिया कि गुस्से में उसने ये कांड कर भी दिया, तो उसकी लाश को ठिकाने लगाने कितने हथकंडे अपनाए? उसकी लाश के साथ इतनी दरिंदगी, इतनी हैवानियत कैसे की गई? उसकी ऊपरी अंगों को तो ठिकाने लगा चुका था और पुलिस को लड़की की सिर्फ टांगे ही मिली हैं, वो भी टुकड़ों में। मनोज का ये कहना कि गुस्से में ये मर्डर हो गया, हमारी लड़ाई हुई थी जिसको लेकर मैंने उसे मार दिया, तो इस बात पर पुलिस का ये कंफर्म करना चाहती है कि क्या ये कोई साजिश तो नहीं, वो कहीं पहले से ये प्लान तो नहीं बना रहा था कि मुझे इस लड़की को मारना है, और क्या कहीं उसने श्रद्धा की स्टडी तो नहीं किया था? तो मनोज जो था सरस्वती से करीब 20 साल बड़ा था। उसके बारे में उसके पड़ोसियों का ये भी कहना है कि हम एक साथ एक ही फ्लोर पर रहते तो थे, क्योंकि 7वें फ्लोर पर 4 फ्लैट थे, 701, 702, 703 और 704, तो हम अक्सर एक दूसरे के घर पर आया जाया करते थे। लेकिन ये जो मनोज का फ्लैट था ये सबसे ज़्यादा संदिग्ध इसलिए था क्योंकि ना ये लोग किसी से बातचीत किया करते थे, और जब भी सोसाइटी का कोई प्रोग्राम होता था या कोई फंक्शन होता था तो उसमें शामिल भी नहीं होते थे, तो उन्हें बड़ा अजीब लगता था। लेकिन फिर उन्हें लगा कि हो सकता है ये लोग ऐसे ही हों, अलग थलग रहने वाले। खैर, अब उसे मारने की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये दरिंदगी की पराकाष्ठा है। पुलिस उससे ये सब बातें पूछताछ करती है और उसे 16 तारीख तक कोर्ट में पेश करके 16 तारीख तक उसे रिमांड में ले लिया जाता है और सरस्वती की बॉडी को जेजे अस्पताल में एनालाइज के लिए भेज दिया जाता है, जिससे उसके शरीर की जांच करेंगे और उससे पता चलेगा कि कौन सा बॉडी का हिस्सा गायब है और उसकी हत्या की गई थी या उसने सुसाइड किया है। क्योंकि बाद में मनोज साहनी ने अपने बयान में बताया था कि मैंने उसे मारा नहीं था, बल्कि उसने सुसाइड कर लिया था। तो रिमांड में लेने के बाद जब पुलिस ने मनोज से कड़ाई से पूछताछ की, तब उसने इस केस में कुछ नए खुलासे किए।
पहले तो वो कह रहा था कि झगड़े के कारण गुस्से में मैंने उसे मार दिया, लेकिन अब वो कह रहा है कि मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि 3 जून 2023 को ही सरस्वती ने आत्महत्या कर ली थी। जब मैं बाहर से फ्लैट में अंदर दाखिल हुआ तब मैंने उसे मरा हुआ पाया और उसके मुंह से झाग की तरह कोई पदार्थ निकल रहा था। मैं बहुत डर गया था। मैंने सोचा कि मेरे फ्लैट में इसकी लाश होने के कारण लोग मुझे ही इसका कातिल समझेंगे, इसीलिए मैंने इसकी बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। मैंने इसका मर्डर नहीं किया, बल्कि मैंने सिर्फ उसकी लाश के टुकड़ों में काट कर उसकी बॉडी को ठिकाने लगाया है, ताकि मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आए। उसने अपने बयान में ये भी खुलासा किया कि वो मुझसे 20-24 साल की छोटी थी और वो मुझे मामा कहा करती थी। मैं उसे बेटी कहा करता था। हमारे बीच कोई अवैध संबंध नहीं थे। वो लगातार अपने बयान को बदल रहा था और इस केस में नए नए खुलासे हो रहे थे। वो कहता है कि हम दोनों साथ जरूर रहते थे, मैं उसका पूरी तरह से ख्याल भी रखता था। वो ये भी दावा कर रहा है कि उसने कभी उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए क्योंकि उसे HIV पॉजिटिव था। वो इसीलिए उसने कभी शादी करने का फैसला भी नहीं किया, इसीलिए उसने कभी शादी भी नहीं की। हालांकि पुलिस ने उस बॉडी के टुकड़ों की जांच करवाने के लिए भेज दिया है, जिससे ये पता चल जाएगा कि उसे मारा गया है कि उसने सुसाइड किया था। पुलिस हर एंगल से जांच करने की कोशिश कर रही है। बाद में उसने रिमांड में रहते हुए ये कबूल किया था कि उन दोनों ने मंदिर में शादी की थी और ये बात सरस्वती की बहनों को भी पता थी, लेकिन बाहरी लोगों के सामने वो मनोज को मामा कहकर ही संबोधित किया करती थी। ये बात सरस्वती की बहनों ने भी पुलिस को बताई थी। लेकिन जिस तरह से एक लड़की के 100 से ज़्यादा टुकड़े कर दिए जाते हैं, उससे ये पता चलता है कि जैसे श्रद्धा मर्डर केस में श्रद्धा की हत्या होती है और उसके भी शरीर के टुकड़े आफताब द्वारा किए जाते हैं, ठीक यह व्यक्ति भी लगातार सरस्वती के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक रहा था, कुत्तों को खिला रहा था, टॉयलेट में फ्लश कर रहा था। तो अब उसे मारने की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये दरिंदगी की पराकाष्ठा है। ये जो कहानी है वो बताती है कि हमारे समाज में महिलाएं अब भी कितनी असहाय हैं, कितनी कमज़ोर हैं। दुनिया इतनी एडवांस हो रही है, फिर भी महिलाओं को लेकर हमारी मानसिकता वहीं की वहीं है। तो अच्छे इंसान बनिए, औरतों के प्रति अपनी सोच, अपनी मानसिकता को बदलिए। FIR में लिखा गया कि सबसे ज़्यादा बदबू किचन से आ रही थी। वहाँ पहुंचकर देखा कि फर्श पर सिर से कटे हुए बाल पड़े थे। गैस पर कुकर रखा हुआ था, उसमें इंसान के शरीर के टुकड़े उबाले गए थे। सिंक में आधी जली हुई हड्डियां पड़ी थीं और शरीर के टुकड़े बाल्टी में पड़े हुए थे। आरोपी मनोज साहनी ने बताया कि उसने अपनी पार्टनर की हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव के टुकड़े कर ठिकाने लगाने का प्रयास किया। ये सारी चीज़ें FIR में तुरंत लिखी गई थीं। वहीं महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की सदस्य गौरी छापड़िया ने कहा कि ये बहुत ही भयानक मामला है। इस तरह के मामलों से मन विचलित होता है। मेरी मांग है कि जल्द से जल्द इंसाफ हो। उन्होंने आगे कहा कि हम महिलाओं को आत्म सुरक्षा सिखाने के लिए शिविर आयोजित करना चाहते हैं। समय समय पर हम ऐसा करते भी रहे हैं। तो ये थी अभी हाल ही में हुए मीरा रोड हत्याकांड की पूरी कहानी, जो श्रद्धा मर्डर केस से भी ज़्यादा क्रूर और दिल दहला देने वाली है। इस कहानी में आए दिन रोज़ कई खुलासे हो रहे हैं। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बात सामने आ रही है। इस कहानी के बारे में आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे ही सत्य और आपराधिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जय हिंद।